नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पॉमिस्ट्री के पाम के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर, यानी आपके पाम की जो संरचना है वो किस प्रकार से है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो आपके पाम के ऊपर लाइंस बनी होती हैं उनके परिणाम जो है वो हाथ की संरचनाओं के हिसाब से बदल जाया करते हैं। यानी एक रेखा जो किसी के हाथ में कोई परिणाम देती है वही रेखा आपके हाथ में वो परिणाम देगी या नहीं देगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका नीचे पाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले अगर मैं पाम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायरिश पाम। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम मिक्स हैंड। मिक्स हैंड का मतलब मिश्रित हाथ। ऐसे पाम में आपके पास दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर वन, इसमें क्या होता है कि इनिशियल एज यानी आज लाइफ के जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं जहाँ व्यक्ति की एजुकेशन और कैरियर का समय होता है, उस समय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है और उस समय में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जिन लोगों के पाम इस कैटेगरी के होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस दौरान भी मतलब जो आपका मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रगल या फाइनेंस प्रॉब्लम या एजुकेशन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस स्टेज में भी वो व्यक्ति लगातार कुछ ऐसे काम करता रहता है जिसकी वजह से एक एज के बाद, जिसको मैं अक्सर मिडिल एज ऑफ लाइफ बोलता हूँ, उसको उस लेवल पर जाने के बाद उस व्यक्ति को अथॉरिटी पोजीशन मिलती है। अथॉरिटी पोजीशन का मतलब होता है कि उस कंडीशन में आदमी अपनी लाइफ से एक सेटिस्फाइड मोड पे आ जाता है। अथॉरिटी पोजीशन का मतलब ये होता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट है। अब मैं देखिए आपको फिंगर्स की बात करता हूँ। देखिए अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ तो ये अगर लाइन को मैं इस तरीके से खींच दूँ, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लाइन खींचे हैं, तो ये दोनों जो बीच की उंगलियां हैं ये इससे ऊपर उठ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में 2 या 3 फैसले ऐसे साबित होते हैं जो व्यक्ति के लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं। यानी कि ये फैसले जो है वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होते हैं। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर आप ये बात गौर करना कि अब अगर आप बहुत ध्यान से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अगर मैंने ये 2 या 3 ये डिसीजंस इस तरीके से ना करके ऐसे किए होते तो मेरी लाइफ आज अलग होती। तो ये जो 2 और 2 डिसीजन 2-3 डिसीजन जो होते हैं ये आपको पूरी ज़िंदगी परेशान करेंगे इस बात को लेकर के कि अगर मैंने ये डिसीजन ऐसा ना करके ऐसा किया होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। तो ये एक अफसोस आपको ज़रूर रहेगा। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ये आपसे कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ अप टू योर पर्सनल लाइफ। अब अगर मैं बात करूं फिंगर्स के साइज़ की, अगर आप इस फिंगर के साइज़ को देखें और आप इसको इस पाम्स के साइज़ से कंपेयर करें तो आपको ये लॉन्गर है और ये शॉर्ट है। अब देखिए जब ये शॉर्ट होता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने डिसीजंस जो है ना वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता। आप इस बात पे गौर करें, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता। यानी कि वो जब भी किसी भी मैटर पे कोई बात करने के लिए तैयार होगा और उसके मन में जो बात होगी, लोग उसको अपना आइडिया दे करके या परिवार के सदस्य उसको इन्फ्लुएंस में लेकर के उसके व्यक्तिगत फैसले को चेंज कर देंगे। और ये व्यक्तिगत फैसला चेंज होना ही उस व्यक्ति की लाइफ का सबसे नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। इस चीज़ को आपको और ध्यान देना होगा जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो आप गौर से देखना कि ये आपकी सैटर्न फिंगर है, ये आपकी जुपिटर फिंगर है, ये आपकी अपोलो फिंगर है, ये आपकी मरकरी फिंगर है। अगर आप देखें तो 1 से 1.5 डिग्री तक ये सारी फिंगर्स जो हैं इस सैटर्न फिंगर की ओर टिल्ट हो रही हैं।
यानी टिल्टेशन इनका इस तरीके से है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पाम है, वो पाम जो है दैट इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पाम है वो शनि प्लैनेट से कंट्रोल होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरी राशि ये है, मेरा लग्न ये है, ठीक है। अगर आप उसके आधार पर भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि ये राशि के हिसाब से भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि आपका रूल्ड जो प्लैनेट होगा वो सैटर्न होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके की पोजीशन बन रही है। अब जब भी सैटर्न किसी भी चीज़ को रूल करता है, क्योंकि सैटर्न जो है इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य जो है वो नॉर्मल किसी भी व्यक्ति से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपके काम लेट होंगे। आपको सफलता मिलेगी लेकिन हर जगह लेट मिलेगी, यानी जो काम लोगों के 2 साल में होते हैं वो आपके 4 साल में होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था कि इस फिंगर के अंदर आप बहुत गौर से देखो, इस फिंगर के अंदर ये जो लाइंस आ रही हैं आपकी, ये लाइन नेगेटिविटी को शो करता है। इससे क्या होता है, आपके जुपिटर के जो कारक हैं उनमें कमी आ जाती है। हालांकि यहाँ पे जुपिटर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव तो है, लेकिन ऐसे होने की वजह से उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, यानी आपको उसका इफेक्ट जो मिलना चाहिए वो इफेक्ट मिलना कम हो जाता है। ये रीज़न भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और ये बृहस्पति के कारकों में कमी कर देता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इस मरकरी की, तो मरकरी बेसिकली यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी वाइज देखें तो यहाँ मरकरी की पोजीशन आपकी काफ़ी ठीक है, और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, दिस इज़ द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लाइन ऑफ हीलिंग। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर है, और ये बृहस्पति का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये व्यक्ति के अंदर एक बेस्ट कम्युनिकेटर के रूप में डेवलपमेंट बॉडी के अंदर देता है, आपके कैरेक्टर में देता है। कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बोलते हैं, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या आपके पास ऐसे विचार या आपकी बातों में इतना दम है कि 4 लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आप समझ गए बात को? तो ये जो एबिलिटी है वो आपके अंदर ये है, यानी अगर आप बोलेंगे तो 4 आदमियों को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या उनको इंटरेस्ट भी होगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो इसकी बात को सुना जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इस सन की बात करता हूँ। अब देखिए ये जो सन जो है ना आपका, ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। दिस इज द मेन नेगेटिविटी, यानी मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी आपके हाथ में कमी है वो यही है, ये सन इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। अगर आपने इसको ट्रीट किया होता तरीके से तो आपकी स्थिति बहुत अलग होती, क्योंकि यहाँ पर इस सन की वजह से आपकी एबिलिटी और आपकी मेहनत के हिसाब से आपको जो मान और सम्मान मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूं, अगर इसी को सेम अगर मैं कुंडली के ऊपर लेके आ जाऊं इसी बात को, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं आपकी कुंडली बनाऊं तो आप देखेंगे कि आपका जो ये 11th हाउस है, हम कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में इसे लाभ स्थान बोलते हैं, ये आपका कर्म स्थान है।
ठीक है, दिस इज़ योर 10th हाउस, दिस इज़ योर 11th हाउस। अगर मैं अष्टक वर्ग में इनके पॉइंट्स की कैलकुलेशन करूं तो आपके 10वें भाव में 33 पॉइंट और 11वें भाव में सिर्फ 24 पॉइंट हैं। इसका मतलब ये इंडिकेशन हुआ कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको परिणामों की प्राप्ति उसके आधार पर नहीं होती, यानी लाभ, यानी उसका जो आपका इवेंट का जो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट है, आपने इवेंट बहुत मेहनत से किया, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा मेहनत से किया, लेकिन उसका परिणाम जो है ना वो आपको लास्ट में निराशाजनक मिलेगा। ये स्थिति आपके हाथ में बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हार्ट लाइन है आपकी, ये इस तरीके से जब आकर के इस सैटर्न के नीचे रुक जाती है, यानी इस शनि पर्वत के नीचे रुक जाती है, तो यहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति की बात को कोई समझता नहीं है, यानी आपके इमोशंस को कोई तवज्जो नहीं देगा। आप किसी को खून देंगे ना, ब्लड देंगे, तो वो कहेगा नहीं साहब ये तो पानी था, ब्लड नहीं था, पानी था। इस तरीके की बातें आपको कई लोगों से सुनने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि यही रीज़न जो है आपके अंदर एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, ये इंटरनल फ्रस्ट्रेशन ही जो है ना, ये बॉडी के अंदर एनर्जी को ब्लॉक करता है। एनर्जी ब्लॉक होती है, इससे क्या है आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। इसका एक मेन कारण ये है। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँगा अब आपके मास की। मास मतलब मंगल, दिस इज़ योर आउटर मास, दिस इज़ योर इनर मास। अगर हम मास की बात करें तो मास आपके हाथों में सही है, यानी ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति हर परिस्थिति के अंदर ऊर्जावान रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूं वीनस की, तो वीनस आपके हाथ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीनस जो है ना, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया। एक्सटेंडेड होने से ये जो डिफरेंस बढ़ता है, ये कई तरीके से नुकसानदेह साबित होता है। एक तो इस तरीके से जब ये एक्सटेंडेड हो जाता है तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति रिलेशंस दे देता है, यानी जिसे हम आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हैं, या इस तरीके की सिचुएशन को आपको डील करना पड़ सकता है। मैं ऐसे एग्जैक्टली तो आपको नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही आपके साथ होगा, लेकिन हाँ ये आप समझ जाइए कि इस तरह की स्थितियाँ आपकी लाइफ में पैदा हो सकती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि इस स्थिति के अंदर जब शुक्र की कंडीशन ये हो तो व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि व्यक्ति को भौतिक जो सुख होते हैं ना, वो किसी भी वजह से थोड़े कम मिलते हैं। चाहे वो परिवार का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो, चाहे उसकी वर्किंग हो, चाहे उसका काम करने का तरीका हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन साधनों की उसको कमी जो है ना, वो अगर वो कंपेयर करेगा अपनी लाइफ को, अपनी कार्यशैली को, और या उस तरीके से, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें लैकिंग है। ठीक है ना, ये बात आप देख लीजिए। अब अगर मैं मून की बात करूं तो देखिए, मून की स्थिति आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन मून की स्थिति तो अच्छी है लेकिन इसकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है। इसलिए ये आपको मून जो है ना, ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ, लाइफ में कभी कभी आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे क्रॉसिंग्स आ गई, ठीक है, और एक क्रॉसिंग यहाँ पर इस तरीके से ये भी बन गई, तो यहाँ पर क्या होता है ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको बताऊँ तो लाइफ में कभी कभी आपको अनसर्टेनिटी का आभास होगा। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कभी कभी कि इंसान जब अकेले में बैठा होता है तो उसको ये आभास होता है कि ज़िंदगी की सर्टेनिटी क्या है, मतलब क्या अपना जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके के भाव आपके मन में कभी कभी आ सकते हैं।
तो अब ये इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सर्टेनिटी नहीं आ रही किसी चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ ऐसे ही हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इस तरीके की बात प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे जुपिटर की बात करूँ तो यहाँ पे जुपिटर पे मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जुपिटर का हल्का सा जो एपेक्स है आपका, इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सैटर्न माउंट, तो इट विल क्रिएट सम अप एंड डाउन्स इन योर मैरिज लाइफ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वैचारिक मतभेद और तो 100% इसमें रहेंगे ही। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि योर कैरियर इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर मैरिज पार्टनर और योर लाइफ पार्टनर। पर अनफॉर्चुनेटली जो आपको सपोर्ट एक लाइफ पार्टनर से आपके कैरियर को लेकर के मिलना चाहिए था, वो आपको उस लेवल पे नहीं मिला, मोटिवेशन जिस लेवल पे आपको मिलना चाहिए था। अदरवाइज योर रिजल्ट विल बी डिफरेंट, आपके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते थे। ये बृहस्पति पर्वत पर ये इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई देता है। अब मैं अगर लाइंस की बात करूँ तो दिस इज़ योर लाइफ लाइन एंड दिस इज़ योर माइंड लाइन and this one is your heart line. First of all we consider the lifeline. सबसे पहले हम lifeline के बारे में बात करते हैं। Your lifeline is smooth and good, but this place is very dangerous for you. यानी कि ये जो यहाँ पर पॉइंट है, this one is dangerous for you and this age is approximately 54. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिस इज़ 42, दिस इज़ 63 और ये जो पोर्शन है आपका दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर यू। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हुए आपको ये समय काटना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट सम फिज़िकल प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, यानी आपके शरीर में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, बिकॉज योर लाइन यहाँ से आपके लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो इतना ज़बरदस्त है कि ये पीरियड आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर मैं बात करूँ आपकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन की सिचुएशन आपकी बड़ी टिपिकल है। ये माइंड लाइन जो है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में कभी तो ऐसा क्षण आता है जब आप ये सोचते हैं कि दुनिया गई भाड़ में, करूँगा मैं वही जो मेरे मन में आएगा। एक स्टेज तो आपकी ये आती है। दूसरी, थोड़े ही समय बाद ये स्टेज आ जाती है कि सब चीज़ छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये जो आपका जो डिफरेंस है माइंड के अंदर, इट इज़ ड्यू, ये जो आपकी स्टेज आती है ये आपके स्ट्रॉन्ग लग्न के कारण आती है। क्योंकि आपका लग्न, देखिए सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बता दूं आपके हाथ में कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका लग्न जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि लग्नेश की स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहले भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। यानी कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ थोड़ी एस्ट्रोलॉजी मेरी थोड़ी डिफरेंट है, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी लगेंगी। यानी कि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, कुंडली में हर भाव, जैसे ये एक भाव है, इसकी अपनी शुभता, यानी इसका अपना एक मैलेफिक और बेनेफिक पोजीशन होती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये स्थान, जिस स्थान के ऊपर प्लेनेट बैठता है वो नीचे का स्थान कैसा है। यानी कि जब हम कोई बीज को बोते हैं तो बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन नीचे अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो वो बीज का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता।
यानी भाव अगर बेनिफिक नहीं है तो प्लेनेट चाहे उस पर उच्च का आकर भी बैठ जाए तो उस प्लेनेट का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इस बात को बहुत कम एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। यानी लोग क्या है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या करते हैं कि साहब गुरु उच्च का है तो बस उसके गुण गिनाने शुरू कर देते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे आपको चाहे कितना ही गुरु उच्च का हो जाए उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और शनि कितना भी नीच का हो जाए तो आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना बड़ी टिपिकल है, इसको समझना ईश्वर की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से इसे भगवान समझा सकता है, बाकी किताबों के दम पे इसे नहीं सीखा जा सकता। तो सर मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर आपकी स्थिति जो थी माइंड लाइन की, वो मैंने आपको बताया कि लग्न आपका बहुत सॉलिड है, और इसी लग्न के सॉलिड होने की वजह से, क्योंकि ये आपका जो लग्न है यानी पहला भाव है, इसके कंपेरिज ये जो है वो आपके छठे और आठवें भाव से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप मेरी बात को समझना। इसलिए आपको जीवन के अंदर कभी भी कोई असाध्य बीमारी भी हो या कोई परेशानी हो तो ज़िंदगी में भी आप उस बीमारी से हार नहीं मानेंगे, ना वो बीमारी आपको हरा पाएगी। ये बात मेरी हमेशा गांठ बांध लेना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लग्न जब पहला हाउस 6 और 8 से मजबूत हो जाए तो किसी भी स्थिति के अंदर कोई बीमारी व्यक्ति को नीचे नहीं गिरा सकती। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके हार्ट लाइन के ऊपर। हार्ट लाइन की पोजीशन आपकी अच्छी है, हार्ट लाइन की पोजीशन अच्छी है, ठीक है। ये आफ्टर 63 के बाद पोजीशन थोड़ी बहुत ऊंची नीची है, तो वो 63 आएगी जब देखा जाएगा क्या होता है, उससे पहले इसको डिस्कस करना बेकार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति का कैरियर क्या है और व्यक्ति के लाइफ में क्या अचीवमेंट्स व्यक्ति को मिलेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कर दूँ कि आपके हाथ में कुछ दोष हैं। अगर आप उसकी रेमेडी करते हैं या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, या आपको मुझ पे विश्वास हो, आप मुझसे डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में ये जो पॉइंट है, अगर मैं एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करूँ तो ये एज आती है आपकी 56 साल। ठीक है सर। अब ये जब 56 साल एज आती है तो इस 56 साल की उम्र के अंदर आपको बहुत बड़ा एक एडवांटेज, यानी कि आपको लाइफ का सबसे बड़ा, मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट आपको मिलने वाला है। यानी कि इस उम्र के अंदर ये 56, देखिए क्या होता है पॉमिस्ट्री के अंदर सर, महीनों की कैलकुलेशन नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पॉमिस्ट्री के अंदर ये एक लिमिट होती है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो प्रिडिक्शन होते हैं वो मैं पॉमिस्ट्री बेस्ड बनाता हूँ, मैं कुंडली बेस्ड नहीं बनाता। देखिए कुंडली में आपने अगर समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाल दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो प्रिडिक्शन सब फेल हो जाता है, तो मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पॉमिस्ट्री में इतना है कि अगर मैंने ये बात कह दी कि बात 56 पे होगी तो ये 56.5 पे भी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 56 साल और 4 महीने पे हो जाएगी या 2 महीने पे हो जाएगी, इतना ही फ़र्क होता है। तो वो कुछ चलता है, उस पर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई इस इतनी वो कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है कि तो हमें मोटा मोटा समझना है कि हमारी लाइफ कैसे जाएगी। तो ये जो गोल्डन मूवमेंट है सर, इस गोल्डन मूवमेंट को आपको किसी भी हालत के अंदर कैश करना है, चाहे इसके लिए आपको कितना भी किसी की कैसे भी हेल्प लेनी पड़े। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो गोल्डन मूवमेंट है ये लाइफ में आपको, अगर मैं सच्चाई बोलूं तो क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा जानता भी हूं, तो ये आपको, मतलब अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, तो ये आपको एटलीस्ट एमएलए लेवल तक पहुंचा सकता है, या किसी भी संस्था का बहुत बड़ा आपको मुखिया बना सकता है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपको ये मिल रही है, और ये लाइफ में आपकी पहली बार आएगी, एक ही बार आएगी और फिर कभी नहीं आएगी ऐसी स्थिति। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और इस रेखा की अगर मैं गणना करूं तो ये गणना के हिसाब से इस रेखा का जो इफ़ेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से करीबन 4 से 4.5 साल तक रहेगा। यानी ये आपके पीरियड का लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा।
जहाँ पर आपकी सारी ख्वाब, सारी आशंकाएं, सारी आपकी जो आगे पीछे की कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और उसके बाद भी आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड कौन सा आएगा और कैसे आएगा और कब आएगा, किस तरीके से आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ के ऊपर ये जो स्क्वायर बन जाता है ना, तो ये लाइफ में आपको हमेशा, जीवन में आपको हमेशा आपको दीर्घायु बनाने के लिए अपना बेहतरीन सपोर्ट आपको देगा। ये एक बहुत अच्छा साइन है जो आपको बेहतरीन सपोर्ट देगा आपकी लाइफ के बारे में। तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल, हल्का सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द अंडर, ये क्या कहते हैं अपन उसको, कि आंतरिक अंगों की या जननांगों से संबंधित या गुदा मार्ग से संबंधित रोगों को इंडिकेट करता है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एक मैंने आपको कहा था कि बॉडी के अंदर आपके एनर्जी ब्लॉक्स की प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी ब्लॉक्स की प्रॉब्लम आएगी। ये क्योंकि ये मैंने आपको वहाँ पे शुरू में एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों होता है, तो उसका भी एक ये रीज़न है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपकी जो ब्रेसलेट लाइंस हैं, ये ब्रेसलेट लाइंस जो है ये बहुत अच्छी है, और ये जो ये चौड़ाई है ना, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये आपको इंडिकेशन जो देता है वो देता है, दीर्घायु का इंडिकेशन देता है और एक समृद्धि और उसका भी इंडिकेशंस देता है। तो देखिए, ओवरऑल मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा आपकी इसके बारे में नहीं की, क्योंकि एक बार में सारी बात को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको बताया सारांश कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ये यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें ना, देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। आपका जो फाइनेंस की भी बात मैं साथ में कर देता हूँ, क्योंकि आजकल ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है। तो फाइनेंस की मैं आपको बात बताऊँ कि फाइनेंस में आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि यू आर गोइंग टू प्लान टू अर्न द मनी, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपीज़। आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, लेकिन लास्ट में आप उसमें 1 लाख भी नहीं कमा पाते हैं। ऐसे उलझन फंस जाएगी, ऐसा काम फंस जाएगा, ऐसा लफड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा जो आपके अमाउंट को, यानी आपके गेन को एकदम से कम कर देता है। ये बात मैंने आपको शुरू में भी समझाई थी, 10th और 11th हाउस का जो आपका चक्कर है उसकी वजह से। तो हाँ, फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम, कैश फ्लो और प्रॉब्लम ये आपको रहेगी। इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपके पास कभी नहीं होगा, क्योंकि जो ये हाथ है, ये हाथ पैसे के लिए है नहीं। एक्चुअल में ये हाथ पैसे के लिए नहीं है, क्योंकि ये हाथ जो है ना, ये हाथ जो है ये उस तरीके का पैसा इसमें है, या उस तरीके की इज्जत है जो कि पैसे से नहीं कमाई जा सकती। इंसान की रिक्वायरमेंट तो मनी होता है, लेकिन आपके, मैंने ऐसे बोला कि पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गरीबी से ज़िंदगी कटेगी। कहने का मतलब आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगा, ये है मेरे कहने का मतलब। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके पाम का एनालिसिस किया, और इसमें मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का आपको ध्यान करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेमेडी अबाउट द सन, एंड सेकंड वन you have to remedy about the Rahu, and third one you have the remedy about the Saturn। यानी ये 3 हम, तो Saturn, सन, राहु एंड ऑल्सो केतु। जब राहु अफेक्टेड होता है तो केतु तो हो ही जाता है। तो ये बेसिकली, तो देखो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे यही बताएगा कि ये प्लेनेट ख़राब है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अब लोग कहते हैं कि साहब आप शनि मंदिर में ये कीजिए, इससे शनि ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में शनि को ठीक नहीं करना, हमें अपने आप को ठीक करना है। शनि प्लेनेट के अंदर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, यानी शनि की जो एनर्जी आपको मिलनी है वो वैसे ही मिलेगी, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको चेंज कर लो। चेंज आपको होना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी पावरफुल आदमी हो आपके घर के अंदर, और उसने कह दिया कि ये काम ऐसे होगा तो वैसे ही होगा,
हाँ, अगर आप उसको अपने मन मुताबिक कराना चाहते हैं तो आप अपने आप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और थोड़ा दिमाग लगा के उसकी भी बात रह जाए और हमारी भी बात हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इसको बोलते हैं द न्यू टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, जिसमें मैंने अपना रिसर्च किया है। तो यानी कि जो ये रेमेडीज़ हैं, जहाँ हम ये कहते हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं अरे ऐसा करने से भाई शनि ठीक हो जाएगा, भाई शनि क्या ठीक होगा, शनि ठीक नहीं होगा, शनि तो वैसा ही रहेगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा, और इसके ऊपर आप चाहें तो मेरे से विस्तृत डिस्कशन कर सकते हैं जब आप समय लेकर के मेरे से, तो मैं आपको और बता दूंगा इसमें। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको ये एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जो कि आपने मेरे को ये अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम वगैरह दिया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक बार इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। थैंक यू वेरी मच सर।